नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो पॉलिटी की मतलब टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है इंडियन पॉलिटी की, तो इसका चौथी वीडियो, अगर आप 3 वीडियो नहीं देखिए तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मैंने बहुत डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, और मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैंने कवर अप कर दिया है। मैंने जो भी था मतलब भारतीय संविधान सभा के बारे में डिस्कस कर दिया, और संविधान का निर्माण कैसे है उसके बारे में डिस्कस कर दिया, और संविधान के कितने भाग हैं उसमें सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज मैं बात करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन, बात तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, यानी कि भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था की। तो मैं सबसे पहले पीपीटी पे चलूंगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान वर्तमान में जो मतलब इस समय है डेटा दिया गया है, गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद है। मतलब क्या है, कुछ भी उससे कोई मतलब डजेंट मैटर, उसमें अमेंडमेंट होता गया, संशोधन होता गया, तब अनुच्छेद जुड़ते गए। लेकिन एक्चुअल में 395 अनुच्छेद जब बना था तब भी थे और अभी हैं, वही माना जाएगा, है ना। जैसे ए बी सी डी जोड़कर लगा दिया तो अनुच्छेद बढ़ गया, ऐसा नहीं है। अब आयोग के डिपेंड करता है, आयोग के ऊपर कैसा ऑप्शन देता है या कैसा क्या करता है। जैसे मान लिया बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप 395 अनुच्छेद मतलब लगाना। तो इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं उनको उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मतलब जैसे इसमें जो मेन फैक्ट है, जितने भी अनुच्छेद हैं उनको मैंने कवर किया है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में मतलब आए हुए हैं, कई सारे एग्जाम्स में, मैंने उनको नोट डाउन किया है ना। तो लगभग जितने भी 395 अनुच्छेद हैं उनको मैंने कवर अप किया है लास्ट तक, है ना। और उसमें से कुछ अनुच्छेद को छोड़ दिया है, जो जैसे जैसे टॉपिक आएगा उनको मैं कवर अप करता रहूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं और एक बात बताता हूँ कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखिए, ये मतलब भारत का जो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद इधर डिनोट किया गया है और इधर के विषय दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो अनुच्छेद 1 में लिखा है संघ मतलब भारत राज्यों का संघ है, ऐसा मतलब संविधान में लिखा गया था। संघ का नाम और उनका राज्य क्षेत्र, है ना, जैसे इसमें लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। और उसके अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, है ना। उसके बाद में भाग 3 अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, है ना, नाम बदलना हो राज्यों या इस तरीके से, तो अनुच्छेद 3 है। और क्या कहते हैं, अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, है ना। और नागरिकता चैप्टर जब होगा तो डिटेल में उसमें मैं मतलब बता दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। देखिए मैं बता देता हूँ, जब मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में डिटेल में की जाएगी चर्चा, क्योंकि इसमें बहुत सारे खंड हैं। अब भाग 15 में बहुत सारे खंड हैं, 16 में भी 16(1), 16(2), 16(3), तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। भाग 15 पहले इतना जानिए। भाग 15 में है मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, है ना, विभेद का प्रतिषेध है। और 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब क्या है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन वाला ऑप्शन है इसमें। मैं 16(1), 16(2), 16(3) बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, बस जल्दी, है ना। इसके बाद में अगली वीडियो आएगी। और अनुच्छेद 17 है, 17 में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत का अंत बताया गया है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, टाइटल। जैसे कि मान लिया उपाधि का मतलब यहाँ से इस तरीके से डिनोट किया गया, मैं बता देता हूँ। पहले नाइटहुड की उपाधि होती थी जो ब्रिटिश लोग देते थे, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें से, मतलब जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और ये भारत रत्न, ये सब उपाधियों को नहीं काउंट किया गया है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार डिटेल में बता दूंगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला है अनुच्छेद 19 है वाक, है ना, वाक स्वतंत्र यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब यहाँ से बोलने, वाणी की स्वतंत्रता दी गई, है ना, बोलने की अभिव्यक्ति है कि आप बोल सकते हो, बस यही गरिमापूर्ण आवाज कीजिए ना, बोलिए, गाली वाली मत देने। जो मतलब सामाजिक तौर पे अच्छा है उसको आप बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। वो चीज जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा बेहतर ढंग से समझा दूंगा। और भाग 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। और भाग मतलब अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत बड़ा अनुच्छेद है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मौलिक अधिकार के बारे में। और 21 ये है, ये अमेंडमेंट करके बनाया, मतलब अमेंडमेंट किया गया है। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के बारे में डिस्कस की गई है। और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, इसके बारे में मौलिक अधिकार का है, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। मतलब क्या है कि मानव का व्यापार और मधुआ मजदूरी उस तरीके से जो कराई जाती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन। मतलब जो 14 साल से कम बच्चे कारखानों में काम करते हैं उनके लिए ये उनको निषेध करता, मतलब रोकता है ना। और अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 25 है, इसमें 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो इसमें क्या है कि धर्मांतरण और सारी चीजों को डिस्कस किया गया है ना।
अपनी स्वेच्छा से धर्म को मतलब बदल सकते हो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा बाद में। अनुच्छेद 29 है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण है ना। फिर अगला है कि अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान का हृदय के रूप में संज्ञा दी थी ना। और अनुच्छेद 39 है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है ना। 39 में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, ये बहुत 39 है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 43 है, सहकारी समितियों का संवर्धन भी है। अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान भी किया गया है। और अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा करना है। और अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 है, पुनर्विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। और अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 है, निर्वाचन के लिए पात्रता, है ना। और अनुच्छेद 58 है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 66 है, निर्वाचन। अनुच्छेद 70 है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 72 है, क्षमा आदि कि कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, है ना। ये बस इसको याद कर लीजिए, इसके बारे में बहुत डिस्कस करूंगा अलग अलग जब चैप्टर आएगा, राष्ट्रपति का चैप्टर आएगा उसके बारे में। और अनुच्छेद 73 है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 ये है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 है, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 है, संसद के गठन का प्रावधान। और अनुच्छेद 80 है, राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 है, लोकसभा की संरचना। और अनुच्छेद 83 है, 83 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सब इसमें डिनोट किया गया है। तो सरला यानी कि सा से होता है क्या संसद, रा से होता है राज्यसभा, ला से होता है लोकसभा। 79, 80, 81 ध्यान रखना, है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब याद करने का तरीका है। और अनुच्छेद 84 है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, है ना, 84 है। अनुच्छेद 85 है, संसद के सत्र अवसान और विघटन की बात की गई है ना। तो ये बस आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, बाकी जैसे मान लिया कभी पेपर देख के आओ तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो। अनुच्छेद 101, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, है ना, पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी कि टाई होने पर, जैसे मान लिया कोई बराबर मत हो गया तो वो यहाँ पे एक चीज इसमें दी गई है। और अनुच्छेद 108 में है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की गई है। और अनुच्छेद 109 है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 110 में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जिसको बजट कहते हो, वहाँ पे यही चीजें लिखी गई संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 112 में है। और अनुच्छेद 117 है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है। और अनुच्छेद 122 में है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल यानी कि विश्राम अवस्था में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति, विश्राम करने वाला जो टेन्योर होता है ना उसके बारे में। और अनुच्छेद 124 में है, 123 की बात करें, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 139 में है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, है ना, ये भी ध्यान रखना। मतलब उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय की तरह भी काम करेगी, ये बात अनुच्छेद 129 में कही गई है, ठीक है। और है अनुच्छेद 337, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन, है ना, रिव्यू की शक्ति दी गई है ना। रिव्यू का मतलब कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको पुनर्विचार करने के लिए। और अनुच्छेद 143 है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की
राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है ना, उससे परामर्श कर सकते, पूछता है उस तरीके से सलाह लेना। और अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, इसका चैप्टर होगा अलग, मैं डिस्कस करूंगा। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, है ना। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 में दी गई है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानमंडल को विघटित करने का आदेश, है ना। 174 में बातें कही गई है। और अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। और अनुच्छेद 201 है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना। और अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, 214 में बात कही गई है। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, है ना, जैसे उच्चतम न्यायालय में उसमें था, और ये उच्च न्यायालय का। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। और अनुच्छेद 219 में है, 217 मैंने पढ़ दिया, 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की कुछ रिट्स, है ना, निकालने की शक्ति, है ना, रिट्स के बारे में डिस्कस हो जाएगा अच्छे से। और अनुच्छेद 231 से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में डिस्कस किया गया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 है संघ राज्यों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 ए अमेंडमेंट करके बना है ना, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, है ना, 241 में कही गई। 243 ये है ना, ये में कहा गया। अच्छा, मैं ये इसको मैं थोड़ा सा मैं बात बता देता हूँ आपको, जैसे क मिल जाएगा तो भी वही बात होती है, तो याद रखना, है ना। तो 243 ये है ग्राम पंचायत, ठीक बात, इसमें डिस्कस भी किया गया, तो थोड़ा सा आप याद रखना। और 243 बी है यानी कि ख है ग्राम पंचायतों का गठन। और 243 सी यानी कि ग है ग्राम पंचायतों की संरचना। 243 डी यानी कि घ है ग्राम पंचायतों का आरक्षण। और 243 आई यानी कि झ, है ना, ग्राम पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। और 243 ट है, तो ये वो इसको कहते हैं, है ना। तो इसका है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये सब चीज जैसे मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया क्योंकि ज्यादातर तो ऑप्शन इंग्लिश में ही देता है ना, बाकी मैं बता ही दिया हूँ तो। और 243 पी यानी कि 243 था नगर पालिकाओं का गठन। और 243 जेड ए यानी कि यह क, है ना, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। और 243 जेड जी, है ना, यानी कि यह घ, है ना, तो यानी कि जिला के लिए क्या है इसमें, जिला योजना के लिए एक समिति, है ना। और 243 जेड आई ये इंपॉर्टेंट रखना, यानी कि यह झा, तो इसमें क्या सहकारी समितियों का निगमन, है ना। उसके बाद में 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, है ना। और 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। और 262 में है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। मतलब क्या है, जैसे कोई भी मामला, जैसे मान लिया सिंधु जल विवाद है, कावेरी जल विवाद है, इस तरीके से, तो ये 262 में देखी जाती है ये सब मामले, है ना। नदी, दून, घाटी, जो भी चीज, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश की कोई नदी है तो वो मध्य प्रदेश में जाती है, तो उसके बारे में कितना जल क्या संचित किया जाए, इस बारे में डिस्कस करेंगे ना, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। 266 है, इसमेमें है कि भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है ना। जो संचित निधि के बारे में कहा गया है 266 में, आकस्मिक निधि 267 में, है ना। कोई मान लिया बाढ़, सूखा इस तरीके से आ गया तो उसके बारे में यहाँ से फंड इकट्ठा किया जाता है, मतलब रहता है, यहीं से डोनेट किया जाता है ना, यहाँ से निकाला जाता है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग, है ना। और 300 का यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। मतलब क्या है, पहले ये वाला अमेंडमेंट था, मतलब मौलिक अधिकार था, इसको अमेंडमेंट करके बना दिया गया है इसको, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब भी चीजें होती हैं। और पहले संपत्ति का अधिकार था, उसको मतलब लीगली कर दिया गया पहले उस तरीके से था कि मतलब मूल अधिकार था, वो अलग बना दिया गया। और उसके बाद में क्या है कि 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 315
संघ राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना है। और 324 है निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और अनुच्छेद 326 है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, इंपॉर्टेंट है। और 330 में क्या है कि क्या कहते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है 330 में है। और 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में निष्प्रभावी, यानी कि उसका मतलब अस्तित्व खत्म हो गया है। जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है इसको अमेंडमेंट करके जोड़ दिया जाए, तो ये निष्प्रभावी है। अब खत्म नहीं किया गया, उसकी मान्यता को निष्प्रभावी कर दिया गया है। और 332 है, 330, 331, 332 इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षणों का प्रावधान किया गया है ना, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 333 में राज्यों आंग्ल भारतीय समुदाय 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी निष्प्रभावी कर दिया, मतलब जो आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन, उनका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। अभी खत्म का मतलब जब जरूरत पड़ेगी संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ भी निष्प्रभावी किया गया, एकदम से खत्म नहीं हुआ, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। उसके बाद में अगले पे चलेंगे। अगला है 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। और 338 ये यानी कि क मतलब ये अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। 338 भी, ये सब अपने आप में बड़े ब्रॉड चैप्टर हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा बेहतर ढंग से, है ना। तो अनुच्छेद 338 बी में है पिछड़े वर्गों के लिए आयोग है ना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, है ना। और अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, है ना। कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं लिखा मिलेगा, राजभाषा ही लिखा मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्र की कोई भाषा ही नहीं है ना, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 क यानी कि ये में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुच्छेद 350 वी यानी ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, ध्यान रखना, है ना। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, है ना। और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, है ना, यह ध्यान रखना। तो ये 356 है ना। और 360 है वित्तीय आपातकाल घोषित करने की घोषित करने का प्रावधान है। और 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति, है ना। और 368 में है वही संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस किया गया। और 369 में राज्य सूची में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले में, है ना, समवर्ती सूची के मामले हों तो 369 के अंतर्गत आएगा। 370 में है जम्मू और कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी प्रावधान। 371 तो ये सब ये वाला इसमें कुछ पार्ट खत्म कर दिए गए हैं, है ना, इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा बाद में। और 371 मतलब ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए थे। और 371 ये अमेंडमेंट करके बनाया गया था। इसमें क्या था कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। 371 बी में है ना। 371 बी में है असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 सी में है मणिपुर राज्य के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371 डी में है आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए हैं। 371 ई है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ये सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। और ये क्या है कि अनुच्छेद 371 एफ है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया। 371 जी है मिजोरम राज्य के लिए राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 एच है अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 आई है गोवा राज्य के लिए गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 जे है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 372 है विद्यमान विधियों का बना रहना और उनका अनुकूलन करना, है ना। और 372 ये है कानूनों को अनुकूलित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 में कुछ मामलों में निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति, है ना। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के आधार पर लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। और अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 379 प्रांतीय संसद एवं उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान, ये भी निरस्त कर दिया गया है ये अनुच्छेद। और उसके बाद में अनुच्छेद 380 है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, ये भी निरस्त कर दिया है। और उसके बाद में अनुच्छेद 381 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद, ये भी निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 382
प्रथम अनुसूची के भाग ए में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 383 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 384 राज्यपालों की मंत्रिपरिषद ये भी निरस्त कर दिया गया है ना। ये आपका अनुच्छेद 384 में है। और अनुच्छेद 385 में है पहली अनुसूची के भाग ख में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 85 की बात है, 385 मतलब। और अगला है अनुच्छेद 386 पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद ये भी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 387 कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 388 अंतिम संसद तथा राज्यों की अंतिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 389 डोमेनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 390 संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 21वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च ये भी निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 391 कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 392 में है कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 393 है संक्षिप्त नाम। और अनुच्छेद 394 है प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का में है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। और अनुच्छेद सबसे अंतिम अनुच्छेद 395 है ना, ये है निरसन। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको पढ़ा दिया है ना, उसके बारे में डिस्कस कर दिया। देखिए अगर सभी अनुच्छेद को मैं एक बार मतलब कर दूंगा डिस्कस, तो फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद की श्रेणी में से वो हट जाएंगे है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने बहुत ही पारदर्शिता से मतलब किया है। अगर मान के चलिए 0.01% गलती होने के चांसेस है ना। मैंने बहुत ही कोशिश करके मतलब एनालिसिस करके बनाया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।